Alright, guys, let us start. My name is Ritesh Dahiya, and I'm a BTech in Electrical Engineering from IIT Delhi. और इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की जिसको कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन. नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर सम रीज़न लोग इसको पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट पोर्शन कहते हैं. मेरे हिसाब से एनएलएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सेक्शन है. अगर आपको कॉन्सेप्चुअली अगर समझ में आ गया तो कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल 2 से 3 लाइन में और आधे से मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होते हैं, चाहे 10-12 पुलियाँ लगा रखी हो. तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या है उसको एक बार समझना शुरू करते हैं. तो पहले मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली कंस्ट्रेंट मोशन है क्या चीज़, इसकी क्या बात करते हैं यहाँ पे. देखो, इसको ऐसे देखना, जब हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन तो यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी. मजबूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं कि यार करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ बट पैसे नहीं है. कंस्ट्रेंट क्या है कि मेरे को पैसे नहीं है मेरे पास. बहुत लोग बात ये करते हैं कि करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मम्मी पापा या घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं करने को. कंस्ट्रेंट है. सो इस कंस्ट्रेंट को एक्चुअली अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका यूजुअल मतलब होता है मजबूरी. करना तो बहुत कुछ है बट हो कुछ नहीं पा रहा है. सो ये इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं. नाउ इसी कंस्ट्रेंट मोशन को अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट मोशन को, इस मजबूरी का फायदा उठा के बहुत सारी मशीनें बनाई हुई हैं. कैसे, अभी यहाँ समझेंगे. तो कंस्ट्रेंट मोशन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ है जहाँ पे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करके इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमने मशीनें बनाई हुई हैं. समझते हैं इसका मतलब क्या है. मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कंस्ट्रेंट है कि मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया एक नई ब्रांड न्यू रेड कलर की BMW कार खरीदी. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ अ कार कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ हाउ योर कार लुक्स लाइक, है ना. ऑलराइट. सो ये आपने कार खरीदी और उस कार में आप ड्राइव करके ऐसे वो जा रहे हैं एंड यू आर लाइक इसको 0 से 16 दीज मैनी 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी 0 से 150 पहुँच जाती है वगैरह वगैरह. ये सारी कहानी आपकी इस कार के बारे में. तो ये आपकी कार है, इसको इंडिया में आप सड़कों पे लेके चले, लेकिन जैसे आप इसको सड़क पे लेके गए, आपकी मजबूरी ये है कि आपके सामने यहाँ पे आ गया एक ट्रक. ठीक है. और वो ट्रक जो है वो ऐसे करके चल रहा है आपका, और ट्रक ड्राइवर जो चला रहा है, ट्रैफिक कंडीशन ऐसी है कि आप ट्रक ड्राइवर जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड पे मान लो चल रहा है ना. वो आपकी BMW 100-150 पे जा सकती है, वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त आपकी मजबूरी क्या है, आपका कंस्ट्रेंट क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो 30 से ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज आप ही की लेन में रास्ता ब्लॉक करके ट्रैफिक ऐसे चल रहा है. सो यहाँ पे इसको हम कहते हैं दिस वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट. इसको हम वेज कंस्ट्रेंट में इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे. तो ये तो मजबूरी वाली सिचुएशन हो गई कि हाँ वी आर स्टक. पर इसी को इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी मशीनें बना रखी है. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर आप सब लोगों ने कार देखी होगी, तो साइकिल देखी होगी. तो इस साइकिल की बात करते हैं. तो साइकिल आई एम श्योर आपने देखी होगी, चलाई होगी साइकिल. तो इस साइकिल की अगर आप बात करेंगे तो आपने क्या कभी ये नोटिस किया है कि जो साइकिल के आपके पैडल बने हुए हैं और यहाँ पे ये इसका गोला ये छोटा है और आपका ये जो आगे वाला गोला है, मैं इसी को जूम करके देख रहा हूँ, इस पोजीशन को हमने यहाँ जूम किया है. ये जो आपका पैडल यहाँ पे लगा हुआ है, इसका रेडियस मान लीजिए R है, इसका रेडियस मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल R है. तो यूजुअली इसका रेडियस जो होता है वो 3 या 4 गुना होता है, कम से कम ये रेशो मेंटेन करके रखते हैं अपनी साइकिल में. क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों कि आपका ये वाला गोला बड़ा और ये वाला छोटा क्यों रखते हैं? मैं आपको रीज़न समझाता हूँ. इसको ऐसे समझना, कंस्ट्रेंट मोशन है यहाँ पे, स्ट्रिंग मोशन की, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की यहाँ पे हम बात करते हैं. अब इसको ऐसे देखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये वाला पैडल आपने मान लीजिए इस पोजीशन से चालू किया और इसको ऐसे घुमाया. ठीक है. और घुमा के आप वापस उसी जगह पे आए, तो उस केस में ये वाला गोला जब आपका घुमा, इसने पूरा एक चक्कर काटा. इसने जब एक पूरा चक्कर काटा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गोला हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप लिखेंगे इसको 2πr. नाउ यहाँ पे अगर आपकी साइकिल की चेन उतरी नहीं है, आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को हम यूज़ करते हैं. साइकिल की चेन की खासियत ये है कि ये जो चेन जितनी यहाँ पे गई उतनी ही चेन वापस आएगी. ये आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है. मजबूरी है कि चेन क्योंकि यहाँ पे बंधी हुई है दोनों से, जितनी चेन इधर गई है उतनी ही चेन वापस आएगी. अब इसका मतलब ये है कि ये अगर आपका 2πr घुमा है तो इसको भी 2πr घूमना पड़ेगा, यानी कि ये भी आपका 2π कैपिटल R घूमेगा. और अगर यहाँ पे R और R का आपका जो रेशो है R इज इक्वल टू मान लीजिए 3R है, तो ये आपका इसका डिस्प्लेसमेंट 2π3R हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये वाला तो साइकिल आपने ऐसे घुमाया, यहाँ से चालू करके ऐसे करके वापस लेके आए, तो ये तो एक गोला घुमा. ये वाला आपका 3 गोला घूम जाएगा. तो अगर आप साइकिल को स्टैंड पे टेढ़ा करके अगर मान लो पैडल ऐसे घुमाते हैं तो ये तो आपने एक गोला घुमाया, ये भी
रीज़न कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से आपकी साइकिल चलाने का एफर्ट कम हो जाता है, और इसी को इस्तेमाल करके हमने साइकिल की वो की हुई और बहुत सारी मशीनों में इस्तेमाल किया है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे आपने हाँ, कभी भी दीवार पे घड़ी रखी देखी होगी, या जैसे आप ये घड़ी हाथ पे बांध के रखते हैं, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप उस घड़ी पे इतना भरोसा करते हैं कि आपने घड़ी में टाइम देखा एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये टाइम हुआ है। आपने वो टाइम देखा, किसी ने पूछा टाइम, आपने कहा इतना टाइम हुआ है। सो आप भरोसा रखते हैं कि जितना टाइम घड़ी पे हुआ है वो आपका उतना ही टाइम हुआ होगा, फॉर द, अगर सेल कमज़ोर नहीं हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर द सिंपल रीज़न, ये जो घड़ी अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट आपने क्या किया हुआ है, इसी घड़ी को कंस्ट्रेंट मोशन यूज़ करके आपने यहाँ पे छोटे छोटे गियर्स लगाए हुए हैं कि एक ये गियर है आपका, सेकंड वाला गियर जब पूरा गोल घूमता है तो मिनट का वो करता है टुक, मिनट वाला पूरा गोल घूमता है तो आपका उसको बढ़िया से इतना प्यारा कैलिब्रेट किया हुआ उन गियर्स को हमने कंस्ट्रेंट मोशन यूज़ करके, कि वो आपका पूरी घड़ी का मैकेनिज्म सदियों से वहाँ पे वो काम कर रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए, और जब तक वो घड़ी टंगी रहती है आपको पूरा भरोसा होता है कि हाँ यही टाइम हुआ है, कंस्ट्रेंट मोशन। राइट, इसी के और ढेरों एग्जाम्पल है यहाँ पे जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आपकी गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों में जितने आपके गियर बने हुए हैं, गाड़ी का आपने गियर चेंज किया, गाड़ी आगे भगाई, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, और पता नहीं कितनी हैवी मशीनरी में वी यूज़ एक कंस्ट्रेंट मोशन एप्लीकेशन यहाँ पे है। अपने 11-12 के सिलेबस में तो बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है, बट जैसे हम आगे इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो ऑफकोर्स इसके बारे में और डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल पुलियाँ लगा रखी हैं, उन सब का कंस्ट्रेंट जो हम बात करते हैं पुली कंस्ट्रेंट में, कि ये आपकी एक पुली ऐसे मूव करी तो दूसरी कैसे मूव करेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है समझ में आया। अब ये बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल कैसे आते हैं, कितने टाइप के आपके कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, और हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करेंगे तो जो आज हम बात करने वाले कंस्ट्रेंट मोशन है, तो अगर वो एक बार अच्छे से आपको समझ में आ गया तो ये सारी प्रॉब्लम, जैसे ये आपकी 3 पुलियाँ लगा दी यहाँ पे, 1 2 3 4 वटेवर, आपकी 7 8 10 20 पुलियाँ लगा दो, 2 से 3 लाइनों में आपका कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चाहे जितनी पुलियाँ लगा रहे हो, ये सारी कहानी चल रही है, सब फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो पुली कंस्ट्रेंट जो है इसको आज नहीं करेंगे, आज हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पुली कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। तो पुली कंस्ट्रेंट भी समझ के आपको लगे अरे वाह, ये तो ये सारी कंडीशन एक्चुअली इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। मशीनें जब बनाते हैं, लोड यहाँ से उठाते हैं, तो इस लोड को अगर मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो mg का वजन लगाना पड़ेगा। ये सारी कहानी करके अगर मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 10 गुना 20 गुना 40 गुना ले लिया, तो मुझे 40 गुना कम या 40 टाइम्स कम एफर्ट लगा के मैं इसको ऊपर उठा सकता हूँ, ठीक है। ट्रेन जैसे फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल एडवांटेज का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है। आप अगर उसको कार को सामने खड़े होकर या पीछे उसके लटक के पूरा mg लगा के रोकना चाहे, रोक नहीं सकते। लेकिन कार का ड्राइवर सिर्फ पैर से ऐसे ब्रेक दबाता है, पूरी कार रुक जाती है। मोटरसाइकिल वाला सिर्फ ऐसे आपके ब्रेक दबाता है, रुक जाती है। ट्रेन में सिर्फ आप ये एक्शन करते हैं और पूरी आपकी 20-30 डब्बे वाली जो ट्रेन बनी हुई है, जिसमें हर डब्बे में 100 लोग हैं सामान के साथ, वो आप सिर्फ इस एक्शन से रोक सकते हैं। इतनी सारी मैकेनिकल एडवांटेज आपको इन सब चीज़ों से मिल जाती है, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट इट व्हेन विल टॉक अबाउट इट। अभी कंस्ट्रेंट मोशन में फोकस रखते हैं अपने को, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन को आगे पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे, कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं और हमारे सिलेबस में कितने टाइप के, तो प्राइमरली 3 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन है। पहला होएगा आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का हल्का सा मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, साइकिल वाला, वो कहलाता है आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। दूसरा होता है पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट वो है कि अगर, तो देखो ये पता है अपने को, पुली है, 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, एक ब्लॉक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2g आ जाता है। ये सारी कहानी है। लेकिन अगर ये जो पुली है रुकी हुई है, तब अगर ये पुली किसी और पुली का पार्ट है और उस पुली का एक मास लटका हुआ है, ये पुली लेफ्ट में लगी हुई है, तो ये पुली भी अगर ऐसे मूव कर रही है, उन सारी सिचुएशन को हम पुली कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो 8-10 पुलियाँ लगा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं, फटाफट फटाफट ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। पुली के ही सवाल सॉल्व करने का एक और मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, अगली क्लास में बात करेंगे, विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ मेथड। तो ये वाला देखो 2 मेथड सीखेंगे एक ही चीज़ के। कुछ जगह पे ये काम आता है, कुछ जगह पे ये काम आता है, और दोनों ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपको दोनों आते हों, पर आपके पास उसके बाद 2 हथियार हो गए। अब आपकी मर्जी है, ये लगाओ या वो लगाओ, ठीक है। तो पुली कंस्ट्रेंट पे उस पर बात करेंगे। और आखिरी में यहाँ पे बात करेंगे आपके वेज कंस्ट्रेंट की। जो कार और आपकी कार और ट्रक वाला जो एग्जांपल था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑन वेज कंस्ट्रेंट। कैसे, कब, कहाँ, वो हम वेज कंस्ट्रेंट को कैसे यूज़ करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाए, वी विल टॉक अबाउट इट जब हम वेज कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, ठीक है।
चलो, आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। सो यहाँ पे हम बात करना चालू करते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर। नाउ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपकी एक रस्सी है, रस्सी आपकी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी का मास यहाँ पे इग्नोर करेंगे और हम कहेंगे रस्सी आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो उसको लगभग आप लाइट रॉड मान सकते हैं। ठीक है, उस केस में हम ये कहते हैं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपकी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उस केस में आपके वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द टू ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अलोंग द लेंथ विल बी इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि एक ब्लॉक ए, दूसरा है ब्लॉक बी। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो कि सड़क पे आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे, दो पेप्सी के कैन पड़े हुए थे, कोक के कैन पड़े हुए थे, कोक या पेप्सी के वो कैन पड़े हुए थे, आपने इसको लात मारी, आपने इसको v1 वेलोसिटी दी थीटा एंगल पे, थीटा 1 एंगल पे। ठीक है, आपके फ्रेंड ने इसको इधर लात मारी थीटा 2 एंगल पे, उसने इसको इधर वेलोसिटी दी। ठीक है, सो इस केस में हम कहेंगे अगर आपकी रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, ये आपकी कंस्ट्रेंट है। देखो, अगर तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई, इसने बहुत तेज मारा, इसने स्लो मारा, तो ये आपकी रस्सी ऐसे हो जाएगी। वो कंडीशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पे रस्सी हमेशा टाइट रहनी चाहिए, ये हमारे कंस्ट्रेंट है, हमने मजबूरी बना दिया है। या फिर इसको इमेजिन करो कि ये आपकी रॉड है। ठीक है, सॉलिड रॉड है, कॉपर की, या सॉलिड रॉड है आपके लोहे की, स्टील की रॉड है। अब अगर आपने इसको लात मारी है तो इस केस में आपकी ये दोनों बॉडीज ऐसे मूव करेंगी कि आपकी रॉड जो है वो हमेशा टाइट रहेगी। इफ दैट इज द केस, ये आपका कंस्ट्रेंट है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि v1 का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रोप होएगा, उसको आप कहेंगे v1 cos थीटा 1 विल बी इक्वल टू v2 cos थीटा 2। तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड वो सेम होने चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन होएगी। ये अगर कंपोनेंट ज़्यादा हो गया तो रस्सी आपकी खींचेगी, ये कंपोनेंट ज़्यादा हो गया तो रस्सी आपकी दबेगी। ये दोनों ही केस अलाउड नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होएगी। दैट मीन्स द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रेच्ड, या फिर टाइट रहेगी आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसको सवालों के तौर पे देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछूं, पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ये आपका ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, पुली से दोनों कनेक्टेड है, और ये आपकी टेबल ऐसे रखी हुई है। इफ दिस इज द केस, ये अगर आपका v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल सी बात, इसकी वेलोसिटी va जो है दैट विल बी इक्वल टू v, बिकॉज यहाँ पे आपको अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो ये रस्सी जो है आपकी सीधी जो ऐसे आ रही थी रस्सी, वो ऐसे हो जाएगी। वो हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं स्ट्रिंग हमेशा अपनी टाइट रहे, स्ट्रिंग हमेशा अपनी वो रहे। तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सिंपल आंसर है। ठीक है, ये तो आपकी ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवालों का लेवल अप करते हैं, और अक्सर लोग इस सवाल में फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिनेरियो ये है कि ये आपकी टेबल, और इस टेबल पे ये वाला जो आपका ए ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। ये वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ये 37 का एंगल इधर है, और ये 37 का एंगल अब आपका ये यहाँ पे इस फ्लोर पे ऐसे चल रहा है। ठीक है, दो गाड़ियाँ आपकी है और ये फ्लोर पे ऐसे चल रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सवाल ये कि इसकी वेलोसिटी वीबी क्या होगी, हमें यहाँ पे वीबी बताना है क्या होगा। राइट नाउ, इस वीबी को जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अक्सर लोग इसको कहते हैं हाँ कि सर बड़ा सिंपल है, यहाँ पे देखो 10 इसकी स्पीड, तो रस्सी भी आपकी 10 स्पीड से जाएगी। तो लोग यहाँ पे जो कहते हैं वो कहते हैं कि सर इसका तो सिंपल सा मतलब है कि 10 का कंपोनेंट इधर ले लो, 10 cos 37 विल बी इक्वल टू वीबी, विच इम्प्लाइज वीबी की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 4/5। 4/5 5 फिर अच्छा नहीं बना आज। ऑनलाइन 4/5 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ जैसे ही आप इसको 8 मीटर पर सेकेंड कहेंगे, ठीक है, आपने कहा ये कैलकुलेशन आपने की, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी नहीं होएगी। ठीक है, यह क्यों नहीं है अभी मैं आपसे बात करता हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, पहले मैं इसको करने का शॉर्ट ट्रिक आपको तरीका सिखा देता हूँ, जो भी हमने बात की थी उसी से, फिर मैं आपको समझाता हूँ वो क्यों है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी तो ये v है, जो रस्सी की वेलोसिटी है वही आपकी 10 होएगी। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट उसके अलोंग जो है, यानी कि आप इसको कहेंगे vb
इसका कंपोनेंट इधर VB का कंपोनेंट cos 37 शुड बी इक्वल टू VA, यानी कि VB शुड बी इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय cos 37। ठीक है, अब आप अगर यहाँ डेटा फिट इन कर देंगे तो VA हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय cos 37। cos 37 अपने को पता है होता है 4/5, और ऊपर ले जाएंगे तो 50/4, यानी कि VB जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये ऐसे क्यों किया हमने और ये आया कैसे। मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लोगे दैट इज़ वन वे, सर आपने कहा सही होगा, मैंने मान लिया, वेरी नाइस, गुड, थैंक यू। पर एट द सेम टाइम अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं हमेशा वो कहते हैं कि सर समझाओ तो सही आया कैसे। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये आया कैसे। यहाँ पे एक मैं वो भाषा इस्तेमाल करूँगा जिसमें सारी दुनिया एग्री करती है, सब कहते हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और वो भाषा है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में अगर आपने कुछ भी बोला, सारी दुनिया के लोग हर भाषा में चाहे कुछ भी बोलते हैं, दे विल एग्री ऑन इट। ठीक है, सो कैलकुलस की यहाँ पे बात करते हैं हम। कैलकुलस अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से कहें कि ये जो डिस्टेंस है आपका, इसको मान लो मैंने x कह दिया, ये जो डिस्टेंस है मान लो इसको मैंने y कह दिया, और ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक l है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू l स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पकड़ के मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। मैंने कहा कि भाई इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब इसको हमने टाइम के साथ जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2y dy/dt प्लस ये आएगा आपका 2x dx/dt इज इक्वल टू 2l मल्टीप्लाइड बाय dl/dt। ऑलराइट, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, हमारी मजबूरी क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे हमारी कंस्ट्रेंट जो है, हमारी मजबूरी ये है कि आपकी y की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होएगी। अगर आपका ये ब्लॉक आगे आया तो x टाइम के साथ चेंज होएगा, ये ब्लॉक या रस्सी ऊपर गई l टाइम के साथ चेंज होएगा, लेकिन हमारी कंस्ट्रेंट या मजबूरी है कि y चेंज नहीं होएगा। अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा dy/dt जो है ये वाली वैल्यू बच्चों जीरो आएगी। ठीक है, तो dy/dt आपका जीरो होएगा। नाउ dx/dt जो है, x आपका टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसको आप लिखेंगे, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी vb। ऑलराइट, dl/dt आपका लेंथ जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो एक्चुअली इसकी वेलोसिटी होएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू va। सो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बन गई, अच्छा ये जीरो हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो गया vb इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय va। नाउ अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो x डिवाइडेड बाय l करेंगे अगर तो cos थीटा बनता है, l बाय x करेंगे तो sec थीटा बनेगा। सो विच इम्प्लाइज vb इज इक्वल टू va डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका VB का रिलेशन आ गया। नाउ यही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया था। सो नाउ यू नो कि ये हमने जो यूज़ किया है बिल्कुल सही था, और अपना रिजल्ट इसी तरीके से आएगा, और ये आपका राइट वे हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके बाद और कुछ सवाल देखते हैं, उनको भी करना सीखते हैं। इतना तो लंबा चौड़ा तरीका आपको सिर्फ समझाने में लग गया, बट इसके सवाल यूजुअली आधे मिनट में हो जाने चाहिए आपके। मैं आपको फिर समझा दूंगा अलग अलग सिनेरियो में कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बट इसके सवाल जो फाइनली एक बार समझ में आ गया फिर तो आप आधे आधे मिनट में कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर के लिए सिनेरियो ये है कि आपके 2 ब्लॉक हैं। ए ब्लॉक है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी ब्लॉक है वो उसका आपकी स्पीड बतानी है, वीबी कितना होएगा। ये ब्लॉक जो पीछे पीछे आएगा उसकी वीबी की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है कितना होएगा। ये आपका क्यूरोसिटी है, ये आपका ऐसे सड़क पे जा रहा है। नाउ इसको अगर देखेंगे तो ये ब्लॉक जब आगे जाएगा तो रस्सी को अपने साथ लेके जाएगा, वही रस्सी है इस ब्लॉक को अपने साथ लेके आएगी। हमें ये चाहिए कि अगर आपकी रस्सी की जो कंस्ट्रेंट है कि रस्सी हमेशा टाइट रहनी चाहिए, अगर वो मेंटेन्ड है उस केस में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग शुड बी सेम। ठीक है, दूसरी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। सो इसका मतलब हो गया VA cos 53 शुड बी इक्वल टू VB cos 37। ये आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए। VB की हमें वैल्यू चाहिए, डेटा रखे हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। VA अपने को दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 53। अगर देखेंगे तो cos 53 की वैल्यू हो गई आपकी 3/5। आई नीड टू वर्क ऑन माई 5, है ना, 5 इसमें डिजिटल बोर्ड पे अच्छा नहीं आ रहा है। डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू VB, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, मल्टीप्लाइड बाय
cos 37 होता है आपका 4/5। सो ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 30 डिवाइड बाय 4, तो वी की फाइनल वैल्यू है वो हो गई आपकी 30 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपकी आ गई 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर इस सिनेरियो में। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अगर मैं आपसे बात करूं, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करके रखता है सवाल, मुश्किल कतई नहीं है। इसका पहले तो फटाफट आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको फिर कैलकुलस लगा के समझाता हूं कि वो हमने क्यों किया और क्या किया। सिंपल सी कहानी ये है कि इन एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एंड्स पी एंड क्यू ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड यू। तो ये आपका यू वेलोसिटी से इधर आ रहा है, ये भी आपका यू वेलोसिटी से इधर आ रहा है। ठीक है, पुलीज ए एंड बी आर फिक्स्ड, मास एम मूव्स अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ। हमें बताना है ये मास एम जो आपका ऊपर मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, हमें ये बताना है। नाउ इस केस में बहुत ही सिंपल सी कहानी है, अगर आपकी कंस्ट्रेंट की वैल्यू मेंटेन्ड है कि भाई कंस्ट्रेंट जो है अपना, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रस्सी हमेशा हमारी टाइट रहेगी, इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी जो आपकी वी वेलोसिटी ऊपर है इसका कंपोनेंट इधर शुड बी इक्वल टू यू, यानी कि आपकी वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू यू, यानी कि वी की वैल्यू यू बाय कॉस थीटा हो गया। ये आपका फाइनल आंसर, हैंस ऑप्शन डी आपकी करेक्ट चॉइस, खत्म बात। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं सर बहुत बढ़िया सवाल आंसर आ गया, आगे बढ़ो। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं सर कैसे आया ये, आप एक बार और डिटेल में समझाओगे कि मैं कैसे मान लूँ ये राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद है जो बहुत सारे डाउट, कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछते हैं कि सर ये हुआ क्या है। आप लोगों को मैं एक बार फिर समझाता हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हार्डली 1 मिनट लगेगा कि फिर वापस पाइथागोरस, डिफरेंशिएशन, वही कैलकुलस लगा के सीखते हैं कि जो हमने किया हमें कैसे पता है राइट आंसर है। ठीक है, चेक करते हैं। इस केस में बेटा यहाँ पे अगर आप फिर ट्रायंगल बनाएंगे तो इसको मान लीजिए मैंने x का, इसको मैंने y का, इसको मैंने l का, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम से, एक मिनट रुको, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया इसको। ठीक है, अब इसको पकड़ के मैंने मान लो डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट जब आप करेंगे ये आपका बनेगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2l मल्टीप्लाइड बाई dl बाई डी टी। ठीक है, अब ये सिनेरियो आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना, इस सिनेरियो में अपनी जो कंस्ट्रेंट है, अपनी जो मजबूरी है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि भाई वी आर कंस्ट्रेंट विद, वो ये है कि आपका x फिक्स्ड है, x आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, x की वैल्यू फिक्स रहेगी, y ऊपर चेंज होएगा जैसे जैसे आपकी पुली जाएगी, लेंथ की वैल्यू चेंज होएगी जैसे जैसे पुली आगे मूव करेगी, लेकिन x अपनी जगह वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। इफ दैट इज द केस तो dx बाई डी टी आपका जीरो हो जाएगा। नाउ dy बाई डी टी जो है इसकी वैल्यू आपकी v है, dl बाई डी टी जो है इसकी वैल्यू u है। इसका मतलब ये हो गया 2 अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें, ये हो गया y मल्टीप्लाइड बाई v विल बी इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाई dl बाई डी टी। सॉरी, dl बाई डी टी को तो हमने u लिख दिया था ना। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका u। इसका मतलब है v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई l बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय u। नाउ इस ट्राइंगल से फिर आप देखेंगे y बाय l जो है ये आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होएगा, l बाय वाई सेक थीटा होएगा। इसका मतलब ये है कि v की जो वैल्यू आ गई वो हो गई u डिवाइडेड बाय कॉस थीटा या v सेक थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस जो हमने यहाँ पे इस मेथड में 2 लाइन में किया, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। पाइथागोरस थ्योरम और आपकी कैलकुलस कह रही है कि तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑलराइट, सो बेटा आगे मूव करते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो एक सवाल और सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये आपका सिनेरियो हमने बनाया हुआ है कि ये आपकी, ओ ये कैसे आ गया, ऑलराइट, ये आपका सिनेरियो है कि ये आपकी एक रॉड लगी है, ऐसे फिक्स रॉड है, और उस रॉड पे आपका एक हुक बना हुआ है, और हुक ऐसे पास होके आपके एक पुली के ऊपर जा रहा है, और पुली से यहाँ से आपका एक मास बंधा हुआ है। ठीक है, इसको आप ए नाम दे दें, इसको आपने बी नाम दे दिया।
ठीक है, ये आपका सिनेरियो है। और इस वक्त जो आपका ये एंगल है, लेट्स से 37 डिग्री का एंगल है। जानबूझ के हम 37 का एंगल इसलिए लिखते हैं √2 √3 से परेशान ना होना पड़े। ठीक है, मान लीजिए जो ये आपका ब्लॉक जा रहा है इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। आपको बताना है VA क्या होएगा, ये आपका सवाल है कि आपको A की वेलोसिटी बतानी, कितना A किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, सो सवाल आपका सिंपल है, इसको ऐसे देखें। अगेन फिर यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट मोशन यूज़ करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन से आपके फिर 2 लाइन में 3 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। सो ये सिनेरियो है कि आपकी ब्लॉक जो नीचे जा रहा है उसकी वजह से इस रस्सी की वेलोसिटी आपकी 20 होएगी, ये रस्सी जो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी भी 20 होएगी। नाउ ये जो आपके रॉड का जो रिंग है, आपका रिंग ऊपर जैसे मूव करेगा उसका कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हो गया, आप लिखेंगे VA cos 37 शुड बी इक्वल टू 20, यानी कि VA जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय cos 37। cos 37 हमें पता है 4/5 होता है। सो आया 4, 5 उसका ऊपर गया, यानी कि बन गया 100/4, यानी कि 100/4 का मतलब आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ठीक है, सो आपका दूसरी लाइन में आंसर आ गया कि आपकी वेलोसिटी इसकी 25 मीटर पर सेकेंड होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी और हो जाएगी आपको उससे। एक और सवाल देखेंगे तो सवाल कुछ इस प्रकार है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है और अक्सर मैंने स्टूडेंट इस चीज़ पे कंफ्यूज देखेंगे, सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके में। बहुत ही सिंपल वो है, सिचुएशन ये है कि ये आपकी एक दीवार और ये आपका फ्लोर, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक रॉड ऐसे रखी हुई है। ऑलराइट, रॉड ऐसे रखी है कि अगेन इसको फिर एंगल 37 ले लेते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल आपका 53 होएगा, ये वाला एंगल आपका 53 हो जाएगा। ठीक है, ये रॉड ऐसे रखी हुई है, तो इस रॉड का इस एंड को आप A कह दें, इस एंड को आपने B एंड कह दिया। अब ये रॉड जो है जो आपने ज़मीन पे ऐसे रखी हुई है, फिसल रही है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, और ये ऐसे फिसल रही है कि इसकी वेलोसिटी इधर 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक काम करते हैं और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आप भी क्या याद करेंगे, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। क्यों, दो कर सकते हैं, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। आपको बताना है VA की जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होएगी, VA उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी, ये वैल्यू हमें बतानी है। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट जो आएगा अलोंग द रॉड, दैट शुड बी सेम। इसका मतलब ये, इसको पहले 2 लाइन में इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि हमने जो किया वो क्यों सही है। ठीक है, सो इस वेलोसिटी का इधर आप कंपोनेंट देखेंगे तो आप लिखेंगे VA cos 53 शुड बी इक्वल टू VB cos 37। डेटा अगर आप रख देंगे तो VA की वैल्यू अपने को बतानी है, VA मल्टीप्लाइड बाय cos 53। cos 53 को आप लिख देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 3/5 वुड बी इक्वल टू VB, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। नाउ ये आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर बनेगा 120 डिवाइड बाय 3, या फिर उसको ना ही करें 10 एनीवे। तो VA जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो VA आपका डाउनवर्ड, एक्चुअली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होएगी, तो माइनस साइन आना चाहिए, बट दैट्स ओके, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, उसकी वैल्यू डाउनवर्ड्स 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, ये आपने सॉल्व कर दिया। अब मैं बात करता हूँ उन अच्छे बच्चों से जो कहते हैं सर कर तो दिया आपने, सब ठीक है, आंसर ये भी आ गया, पीछे मैच भी कर रहा है, बट पक्का ये सही है। ठीक है, सो आप लोगों के लिए बेटा मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि ये ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं साबित करके दिखाता हूँ कि जो हमने किया वो पक्का सब कुछ सही है। कैसे, सुने बेटा, यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए मैंने इस वाली साइड को y कहा, इसको मैंने x कहा, इसको मैंने l कहा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिलेशन लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू l²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने रिलेशन लिखा ना, इसको पकड़ के मैंने फिर डिवाइड कर दिया, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो उसके बाद ये बन जाएगा आपका 2x मल्टीप्लाइड बाय dx/dt प्लस ये बना 2y मल्टीप्लाइड बाय dy/dt इज इक्वल टू 2l मल्टीप्लाइड बाय dl/dt। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारी मजबूरी क्या है, इस कंडीशन में हमारी मजबूरी यह है कि लेंथ चेंज नहीं हो रही है। पिछली बार हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे y चेंज नहीं हो रहा था, फिर हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ x चेंज नहीं हो रहा था, मजबूरी थी। इस बार क्या है, लेंथ रॉड की फिक्स है, x चेंज होएगा, y चेंज होएगा, लेंथ आपका फिक्स रहेगा, यानी कि dl/dt की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी।
ठीक है, उसको फिर यहाँ डेटा रख लेते हैं। dx बाई dt जो है ये आपका x कैसे चेंज हो रहा है, इसको आप लिखेंगे vb, और y कैसे चेंज हो रहा है, इसको आप लिखेंगे va। नाउ इसको अगर हम यहाँ पे 2 कैंसिल कर लें, इक्वल टू 0 हो गया, तो आपने लिखा x मल्टीप्लाइड बाय vb प्लस ये आया आपका y मल्टीप्लाइड बाय va इज इक्वल टू 0। हमें va की वैल्यू बतानी है, तो विच मीन्स आपका va जो है वो हो जाएगा, va को उधर लाएं, डिवाइड करें, ये आएगा माइनस एक्स बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वी। नाउ ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल और ये 37 का एंगल है, तो x बाय वाई जो होएगा ये आपका 4/3 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है va जो हो गया ये हो गया -4/3 मल्टीप्लाइड बाय vb की वैल्यू आपकी 30 है। सो यानी कि va जो है फाइनल, इसको ऐड करके कैंसिल हुआ, तो ये आपकी वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे ये जो मेथड लगाया, सिंपल सा, हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको प्रूव बताया कि भाई ये जो हम कर रहे हैं सब कुछ सही है, आप फटाफट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि रस्सी आपकी हमेशा टाइट रहेगी। ठीक है, रस्सी अगर टाइट रहेगी तो आपकी सिंपल सी 2 लाइन में ये वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। मैं इस सेशन को भी यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अगले सेशन में हम बात करेंगे पुली कंस्ट्रेंट की। पुली कंस्ट्रेंट ये है कि अगर आपकी पुली पे 2 ब्लॉक लटके हुए, पुली भी ऊपर एक्सेलेरेशन से जा रही है और 4, 5, 10, 12 पुलियाँ लगी हुई हैं 2 लाइन में, 3 लाइन में, वो सारे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर गई, ये नीचे गई, ये हो गया, वो सारी कहानी जो है 2 से 3 लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, वी विल लर्न हाउ टू डू दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।